बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग नॉन फाइनाइट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो आपका जो फाइनाइट सेक्शन था वो हम लोगों ने कम्प्लीटली मुकम्मल किया। सारे इनके टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम लोग आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव वर्ब। लेकिन इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ने से पहले थोड़ा हम इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इन्फिनिटिव वर्ब को पढ़ने से पहले इनको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क भी बताऊंगा, और ये नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में कौन कौन से आ सकते हैं वो सारे के वर्ब के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में ये सारे के सारे आ जाते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब भी नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। जेरेंट वर्ब, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, पास्ट पार्टिसिपल भी आता है, और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल ये भी पार्टिसिपल के अंदर ही आता है, जो कि नॉन फाइनाइट कंसीडर किए जाते हैं। अब इन्फिनिटिव की बेसिक अगर हम लोग इनका आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इन में अमूमन 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इससे देखकर हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये तो इन्फिनिटिव है, लेकिन इनका यूज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा और करना होगा, जिसको मैं बाद में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। बेसिक क्या इंट्रोडक्शन क्या है, 2+V1, इससे हमें इनकी स्ट्रक्चर की समझ आएगी। और जेरंड वर्ब में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म यानी V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING का इजाफा होता है। इनमें ING वाला फॉर्म होता है वर्ब का, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ था। लेकिन ये भी जेरंड कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये अमूमन एज नाउन की प्लेस पे आता है, एज ए नाउन यूज़ होता है। लेकिन वो किस तरह यूज़ होगा इसके ऊपर हम लोग अलग में एक वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर अलग और पार्टिसिपल के ऊपर अलग। इस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिल्कुल यही कंडीशन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। और पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात की जाए तो इस वाजिब सी बात है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करते हैं। और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरह का स्ट्रक्चर इनके अंदर आता है। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें थे। अब इनको वन बाय वन पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि हम सबको सबसे पहले ये क्लियर हो कि असल में ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होते क्या है। तो याद रखिए कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर सेंटेंस के अंदर टेंस चेंज हो रहा हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, तो फाइनाइट वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसीलिए हम लोग इनको कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड टेंस, तो फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन नॉन फाइनाइट जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, ये इसमें क्या होता है, दे आर बिकॉज दे नॉन फाइनाइट इसको हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते। अब इस तरह कहना तो आसान है, लेकिन एग्जाम्पल के ज़रिए से हमें क्लियर समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के ज़रिए से हम लोगों को किस तरह समझ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इनके ऊपर करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दो, मेरे पास एक सेंटेंस है, आई गो देयर टू वर्क, आई गो देयर टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गोज देयर टू वर्क, शी इज गोइंग देयर टू वर्क, ही वेंट देयर टू वर्क एंड ही हैज गॉन देयर टू वर्क। अब अगर इन सेंटेंस के ऊपर और किया जाए, इसमें कुछ ऐसे वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते रहते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई गो देयर टू वर्क, तो ये इनका सब्जेक्ट था, ये गो क्या है, ये एक वर्ब था। अब जब मैं अगर इसका सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, आई की जगह अगर मैंने ही जब लगाया यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के चेंज होने से ये क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ पर गो था, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, गोज, ही गोज देयर। यहाँ पर था आई गो देयर, तो फिर यहाँ पर जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, इनका सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हुआ तो वर्ब के अंदर भी चेंजेस आई गो देयर, ही गोज देयर, तो चेंज हुआ। अच्छा, तो वाज़ेह से बात है कि ये वर्ब क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इस तरह शी इज़ गोइंग देयर, जैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ और ये जो हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ, तो वाज़ेह से बात है ये वर्ब भी अगेन चेंज होगा। गोइंग, गो गोज गोइंग चेंज होता रहता है। इसी तरह नीचे जब यहाँ पर क्या, ही वेंट, फिर भी चेंज हुआ। ही हैज़ गॉन, तो गो से ही इज़ गॉन बन गया, तो वो भी क्या है, हैज़ क्या है, हैज़ हैव, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। जब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जब प्रेजेंट परफेक्ट बना, तो इनका वर्ब भी चेंज हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ। तो ये सारे के सारे वर्ब
ये सारे के सारे वर्ब क्या है जो चेंज होते रहते हैं। ये सारे के सारे वर्ब जो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए ये फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ये कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब, ये सारे के सारे। अब अगर सेंटेंस के लास्ट पोर्शन पर गौर किए जाए तो यहाँ पर लास्ट पोर्शन में कुछ ऐसे वर्ब के, फॉर एग्जांपल टू वॉक, तो हम लोगों ने तो पढ़ा था जब टू और वॉक क्या है, वॉक, वॉक्ड, वॉकिंग एक्सेट्रा, इनके भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ सकता है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तो क्या है, इन्फिनिटिव है। जब ये इन्फिनिटिव है मतलब ये नॉन फाइनाइट है। तो अगर एन को ऊपर और किया जाए इस सेंटेंस के अंदर जैसे ही सब्जेक्ट और टेंस चेंज होता रहा तो फाइनाइट वर्ब भी चेंज होता रहा। लेकिन सिर्फ यही वो वर्ब था नॉन फाइनाइट वर्ब जो सारे सेंटेंस में बिल्कुल सेम ही रहा, चेंज नहीं होता रहा। अब इसे क्लियर हुआ कि ये वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या है, ये मुकम्मल यहाँ पर ये वर्ब है टू वॉक जो सब के अंदर यूज हुआ है। ये टू वॉक क्या है, दे आर नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये भी ना तो टेंस के चेंज होने से इसके अंदर कोई तब्दीली आई और ना ही सब्जेक्ट के तब्दील होने से, चेंज होने से इसके अंदर कोई चेंजेस आई। तो ये था नॉन फाइनाइट वर्ब सिंपली। अब इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ते हैं कि इन्फिनिटिव असल क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब। तो ये सबसे पहले इसके बारे में 3 बातें मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये इन्फिनिटिव है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, इसको ही हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिले सेंटेंस के अंदर तो समझ लेना जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू भी आया हो, वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई हो, तो समझ लेना कि ये इन्फिनिटिव ही होगा। अब इन्फिनिटिव करता क्या है, किस तरह यूज़ होता है और है क्या, असल में क्या चीज़ है ये, तो ये बात अपने जहन में याद रखिए। इट शो द पर्पस ऑफ ए सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के पर्पस को शो करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इनका पर्पस, इनका मकसद क्या है, यूज़ होने का क्या मकसद है। सेंटेंस के अंदर जो डूअर ऑफ एक्शन है वो कर क्या रहा है, यानी सब्जेक्ट के पर्पस को शो करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इट में वर्क एज ए नाउन। इन्फिनिटिव वर्ब नाउन की तरह भी वर्क कर सकता है, काम कर सकता है एज ए नाउन, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये, इट में आल्सो कम इन बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। ये कि सेंटेंस के अंदर बिल्कुल शुरू में भी आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है सब्जेक्ट के तौर पर। अब फॉर एग्जांपल ये बातें तो क्लियर हुई, लेकिन हम इनको सेंटेंस के अंदर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे इन्फिनिटिव को, तो आइए एग्जांपल के समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी गो देयर टू प्ले। तो अब यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इन में से मुझे इन्फिनिटिव तलाश कर लो, इन्फिनिटिव वर्ब कौन सा होगा, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, यहाँ पर टू भी यूज़ हुआ है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है वी वना। तो ये क्या है, तो ये इन्फिनिटिव है। वी गो देयर, हम वहाँ गए, किसके लिए, आप इस सब्जी की पर्पस को कौन शो करेगा, ये इन्फिनिटिव। वी गो देयर, हम वहाँ पर इसलिए गए ताकि हम वहाँ पर खेल सके। वी गो देयर टू प्ले, वी गो देयर टू स्टडी एटसेट्रा। इस तरह के क्या है, हम सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ओवरऑल क्या है, ये कम्प्लीटली क्या है, एक इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है। यहाँ पर उसने शो पर्पस को उसने शो किया है इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है और ये सेंटेंस के बिगिनिंग भी आ सकता है। मेरे पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल टू डाई इज़ वेरी मच टफ, यानी टू डाई इज वेरी मच टफ, यानी मरना बहुत ही मुश्किल है, सख्त चीज़ है। मरना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही टफ चीज़ है, बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल शुरू में आया है टू बी और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। तो ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है जो कि बिल्कुल सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है एज ए नाउन। टू डाई इज यानी मरना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इससे पहले टू। तो यह वाजिब सी बात है, ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव वर्ब। अब इस सेंटेंस से ये बात क्लियर हो गई कि एज ए नाउन भी आ सकता है सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट के तौर पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, अच्छा, टू क्रिएट न्यू थिंग्स एट एवरी मोमेंट इज माई हॉबी, यानी हर एक मोमेंट पे, एवरी मोमेंट पे नई चीज़ें क्रिएट करना ये मेरी हॉबी है, आदत है। यहाँ पर भी अगर देखी जाए बिल्कुल ये इन्फिनिटिव सेंटेंस के शुरू में आई है, पहले टू
एस के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू क्रिएट ये इन्फिनेटिव है। मैंने किस तरह पहचान लिया? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को देखकर और सेंटेंस के शुरू में देखकर मैं फौरन समझा ये कोई आम वर्ब नहीं, इन्फिनेटिव वर्ब है। टू क्रिएट न्यू थिंग्स एट एवरी मोमेंट इज माई हॉबी। आप इन सेंटेंस से तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इन्फिनेटिव को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनके हवाले से मजीद भी कुछ टर्म है जिसका समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये दो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकती है ये चीज़ें। एक तो है इन्फिनेटिव वर्ब, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि इन्फिनेटिव वर्ब में क्या होता है, वर्ब से पहले टू आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तो इन्फिनेटिव वर्ब है। लेकिन एक होता है बेयर, जैसा कि बेयर होता है बिल्कुल टू के बगैर नंगा इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव किस तरह होता है, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। नॉर्मल जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये बेयर इन्फिनेटिव है, इससे पहले टू यूज़ नहीं होता। अब क्या है, इसलिए मैंने बताया कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के दरमियान आप लोगों को बेसिक फ़र्क का पता होना चाहिए। मैं अब नेक्स्ट एक पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोगों ने थोड़ा समझना होगा। पॉइंट ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। ये पॉइंट आप लोगों को लाज़म मनाना चाहिए। अब ये क्या कहता है ये पॉइंट, अब ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने गौर से इसको सुनना है। ये रूल ये कहता है देयर आर सम वर्ब्स विच जनरली फॉलो इन्फिनेटिव वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब है जो अमूमन इन्फिनेटिव वर्ब को ही फॉलो करता है। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई वर्ब्स सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ हो तो ये वर्ब ज़्यादातर क्या करता है, इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव वर्ब होगा, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो वर्ब्स है कौन कौन से, उसको तलाश करना, ढूंढना, सर्च करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मैं सारे के सारे को लिख चुका हूँ, आप लोगों ने गौर से देखना है और इसको याद रखना है, चाहे जिस तरह भी आप लोग याद करना चाहे। तो ये सारे के सारे वो वर्ब्स है जिसके बाद आने वाला वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब होता है। ये हमेशा किसको फॉलो करता है, इन्फिनेटिव वर्ब को, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि अटेम्प्ट अगर इसी सेंटेंस के अंदर यूज़ हो जाए तो इसके बाद क्या यूज़ होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। एफर्ट, अरेंज, कंटिन्यू, अपीयर, बिगेन, बेग, फेल, चांस, केयर, चोज, डिसाइड, command, compel, dare, promise, need, try, happen, advise, forgot, hope, intend, ask, manage, prefer, want, allow, encourage, force, forbid, invite, imagine या imagine, instruct, persuade, require, remind, tell, teach, etc. ये सारे के सारे वो वर्ब्स थे जिसको आप लोगों ने ये गौर से सुनना है। इसके बाद आने वाला वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है एक सेंटेंस है, दे अटेम्प्टेड ट्वाइस टू पास द एग्ज़ाम। अब ये अटेम्प्ट जैसा कि मैंने बताया ये वही वर्ब्स है जिसका मैंने यहाँ पर लिस्ट में जिक्र किया है। जब ये यूज़ हुआ दे अटेम्प्टेड, उसने क्या की, कोशिश की, अटेम्प्ट किया, ट्वाइस दो बार, टू टाइम्स उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया, कोशिश की, किसके लिए, टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो टू पास क्या है, ये क्या है मेरे पास, ये इन्फिनेटिव है, यानी पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके शुरू में टू भी यूज़ हुआ है। अब इससे क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गई कि इसलिए हम लोगों ने ये अटेम्प्टेड किसको फॉलो करता है, इन्फिनेटिव वर्ब को। इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द टीचर फॉरगॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द शीट्स। अब यहाँ पर फॉरगॉट यूज़ हुआ है फॉरगॉट मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर इस लिस्ट में से एक वर्ब है। जब ये यूज़ होगा वाज़ेह सी बात है, इसके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव वर्ब। हम लोग किस तरह तलाश करेंगे कि इसके बाद आने वाला वर्ब इन्फिनेटिव है, वाकई वो इन्फिनेटिव है कि नहीं है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है जब इनके शुरू में बिल्कुल टू आ जाए और इसके बाद जो आने वाला वर्ब हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो ये कम्प्लीटली क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब ही तस्वर किया जाएगा। आसान सी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट अपीयर टू बी एज वी वांट। इट अपीयर टू बी एज वी वांट, वो इस तरह हम जिस तरह चाहते थे वो बिल्कुल उसी तरह ही अपीयर हुआ, जाहिर हुआ। अब अपीयर भी क्या है, मैंने ऊपर लिस्ट में से जैसे आपको बताया ये भी वही वर्ब्स है। जब ये वही वर्ब्स है तो इसके बाद क्या है, टू बी क्या है, ये क्या है, टू, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तो इन्फिनेटिव हुआ।
तो यानी इसके बाद भी आने वाला वर्ब क्या होगा, इन्फिनिटिव वर्ब होगा इनमें से, इसलिए क्योंकि ये वो वर्ब्स इन्फिनिटिव वर्ब को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई होप टू गेट सेलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। यानी मेरी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या हो जाऊँ, इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाऊँ। तो होप के बाद भी यहाँ पर जो यूज़ हुआ है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी इन्फिनिटिव है। आप लोगों ने इस तरह तलाश करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब्स। ये रूल ये कहता था कि अगर क्या हो कि सेंटेंस के अंदर एस लिस्ट में से कोई वर्ब्स यूज़ हुआ हो तो इसके बाद हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होगा, यानी इन्फिनिटिव वर्ब्स, क्योंकि ये वो फॉलो करते हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स को। दूसरा रूल क्या कहता है दूसरा रूल ये कहता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये रूल ये कहता है कि अगर क्या हो, देयर आर सम वर्ब्स, ये रूल कहता है देयर आर सम वर्ब्स विच जनरली फॉलो बेयर इन्फिनिटिव। अब ये पूछने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है कि बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होता क्या है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ ऑलरेडी कि बेयर इन्फिनिटिव होता क्या है, ये मैंने क्लियर कर रखा है पहले भी आप लोगों को। ये वो वाज़ेह सा बात, सिर्फ वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा लेकिन इसके साथ टू नहीं होगा। तो आप हमें देखना है कि वो कौन सा वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करता है, जैसे कि ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। तो कौन कौन से है, फॉर एग्जांपल मेक, लेट, सी, हेल्प, हर्ड, बीड, नीड नॉट, डेयर नॉट, वुड रादर, हैड बेटर, रादर देन, हैड रादर। तो ये सारे के सारे वो वर्ब्स है जो कि बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करता है। और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है एंड सम एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कि वो भी बेयर इन्फिनिटिव को ही फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल डू नथिंग बट, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए कंप्लीटली डू नथिंग बट, तो इसके बाद आने वाला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा, यानी बेयर इन्फिनिटिव। इस तरह डू एवरीथिंग बट, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए एक्सप्रेशन, तो इसके बाद आने वाला वो भी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब क्या, बेयर इन्फिनिटिव। ओके, लेकिन एक चीज आपने याद रखना है इसके हवाले से, बट यूज इन्फिनिटिव वर्ब इफ द एक्सप्रेशन इज लाइक, अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हो कि इसमें, जैसा कि यहाँ पर शुरू में डू इस्तेमाल होता है, डू नथिंग बट, डू एवरीथिंग बट एटसेट्रा, तो इसके बाद तो V1 ही यूज हुआ था। लेकिन डू की बजाय अगर इफ यू यूज अनदर वर्ब इंस्टेड ऑफ डू, अगर डू की बजाय कोई और वर्ब्स इन एक्सप्रेशन के शुरू में आ जाए, तो फिर हम लोग बेयर इन्फिनिटिव नहीं बल्कि इन्फिनिटिव वर्ब ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ही लाइक्स नथिंग बट टू डांस, तो टू डांस क्या है, ये तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तो क्या था, ये तो इन्फिनिटिव है, क्योंकि यहाँ पर डू की बजाय कोई और वर्ब्स यूज हुआ। जब इस तरह का एक्सप्रेशन में डू की बजाय कोई और वर्ब्स यूज हो जाए, तो इसके बाद आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनिटिव नहीं बल्कि इन्फिनिटिव होगा, जिसके शुरू में टू आएगा। समझ लिए? हाँ, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे स्पोक नथिंग बट टू लीव द ऑफिस, उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला लेकिन बल्कि क्या किया, उन्होंने ऑफिस को छोड़ दिया, बाहर निकल गए ऑफिस से। तो यहाँ पर भी स्पूक यूज हुआ है जो कि डू नहीं है, डू के अलावा कोई और वर्ब है। तो इसके बाद तो ये जो टू लीव है ये क्या है, ये तो इन्फिनिटिव है ना कि बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि इसमें टू भी यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले। अच्छा, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब इतना हम लोगों ने छेड़ा इसको। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं इसी के। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला सेंटेंस क्या है, दे मेक अस लाफ एवरी टाइम, दे मेक अस लाफ एवरी टाइम, उन्होंने हमें क्या किया, हर वक्त हमें हंसाने की कोशिश की उन्होंने। तो दे मेक, तो मेक यूज हुआ है, मेक अस लाफ, तो ये क्या है, लाफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके बाद यूज हुआ ये बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि इससे पहले कोई टू यूज नहीं हुआ है। दिस इज बेयर इन्फिनिटिव नॉट इन्फिनिटिव। सेकंड सेंटेंस, आई डिड नॉट लेट हिम स्पीक अ सिंगल वर्ड, मैंने उनको एक लफ्ज भी बोलने की इजाजत नहीं दी, किसको, उसको। अब क्या है, डिड नॉट भी जब यूज हुआ है, डेयर नॉट, डिड नॉट एटसेट्रा, तो इसके बाद यहाँ पर जो वर्ब होगा वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, फर्स्ट में होती वर्ब विदाउट टू, यहाँ पर कोई टू नहीं आएगा। जब टू यूज हो जाए तो वो तो इन्फिनिटिव वर्ब होगा, लेकिन ये इन्फिनिटिव नहीं बल्कि बेयर इन्फिनिटिव है।
ठीक है, क्योंकि ये रूल ये कहता है कि अगर एन में से कोई वर्ब्स यूज़ हो जाए तो ये जनरली फॉलो करते हैं बेयर इन्फिनिटिव को, टू नहीं आएगा इसके साथ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू डिड नॉट गो देयर, आपको यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी नीड नॉट है, एक तरह का एक मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, नीड नॉट रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो वर्ब आएगा बेयर इन्फिनिटिव, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डीड एवरीथिंग बट स्टडी, यही एक्सप्रेशन है। डीड तो डो डीड अगर ये आ जाए, डो के अलावा अगर होता तो फिर तो बेयर इन्फिनिटिव में नहीं यूज़ करता, लेकिन ये तो डीड है, डू वाला फॉर्म है, फिर तो मैं जो यूज़ करूँगा स्टडी। दे डीड एवरीथिंग बट स्टडी एवरी डे, या स्टडी कंटिन्यूसली, वो सब कुछ करते हैं लेकिन इसके साथ स्टडी भी करते हैं। तो ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर भी यूज़ हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, इट मे रेन यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, यानी शायद बारिश हो जाए, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि आप क्या करें, आप अम्ब्रेला ले लें। तो यहाँ पर हैड बेटर यूज़ हुआ है, तो क्या है, टेक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इससे पहले यहाँ पर हमें कोई भी किस्म की टू दिखाई नहीं दी गई, तो वाज़ेह हुआ कि ये तो बेयर इन्फिनिटिव है ना कि इन्फिनिटिव। तो ये वो सारे के सारे वर्ब थे जो कि बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया इन्फिनिटिव वर्ब्स को, बेयर इन्फिनिटिव को, इनके रूल्स, इनका इंट्रोडक्शन और सेंटेंस के अंदर इनको हम लोग किस तरह पहचान सकते हैं, बेसिक चीज़ें वो सारे हम लोगों ने कवर की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगेन।